यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है ना, किंगडम मोनेरा जो कि हम पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक में किंगडम मोनेरा का, हम वो वाला को छोड़ के किंगडम मोनेरा में क्या क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, पीपी येलो, ये वाले को छोड़ के ना हम किस में जाते हैं, ये वाला बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपी येलो, इसको छोड़ के जो होता है ना वो आता है किस में है ना, जैसे कि मोनेरा, किसको छोड़ना है, मोनेरा का, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमेलिया, इसको छोड़ के और सारे जो किंगडम होते हैं ना वो यूकैरियोट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि हम पढ़ने जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि बताया था मैंने, हम लोग में सेल वॉल होता नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, वो सेलेक्टिवली परमिएबल, ऐसे ही ये अपने सेल के अंदर नहीं घुसने देता है, ये यहाँ पे लेयर, ऐसे लेयर लगा रहता है, वो छांटता है किसको अंदर लाना है किसको अंदर नहीं लाना है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन का दो लेयर होता है, एक लिपिड होता है, एक मतलब लिपिड बाई लेयर होता है। ठीक है, एक जो रहता है पानी से प्यार करने वाला, हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब जो पानी से प्यार करता है, यहाँ भी बहुत सारा पानी रहता है और अंदर भी बहुत, यहाँ थोड़ा सा कम पानी रहता है, लेकिन यहाँ जो रहता है इसका जो पानी से प्यार करता है तो पोलर होता है ये, और ये नॉन पोलर जो पानी से प्यार नहीं करता, हाइड्रोफोबिक। तो इसका हेड जो रहता है ना, इसका सर जो रहता है ये ऐसे ऐसे, इसका सर बाहर की तरफ होता है। ठीक है, और इसका जो सर रहता है ना, इसका सर अंदर की तरफ होता है पोलर में। ठीक, इसका सर बाहर की तरफ, इसका सर बाहर की तरफ हो गया और इसका सर अंदर की तरफ। तो इसमें क्या होता है ना, तो दो लेयर का हम लोग बोल दिए, ये दो लेयर का हो गया, एक एक हो गया पोलर का हेड हो गया जो आउटसाइड की तरफ था इसका हेड, और नॉन पोलर हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक जो कि नफरत करता है, अंदर में पानी नहीं है, कम है, तो इनसाइड उसका ठीक है। तो यहाँ पे तो एक बाई लिपिड का लेयर हो गया, लिपिड का फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, वैसे ही लिपिड का फर्स्ट लेयर में भी प्रोटीन होता है डब्बा डब्बा में, और फर्स्ट लेयर में कार्बोहाइड्रेट होता है। लेकिन प्रोटीन का दो टाइप होता है, एक पहला लेयर होता है लिपिड के साथ ही, और दूसरा लेयर भी होता है दूसरा। तो पहला लेयर जो रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, जो कि उसका सरफेस पे होता है, सबसे बाहर वाला पे, जो कि पोलर था, और इंटीग्रल जो था वो नॉन पोलर था, हाइड्रोफोबिक था, लिपिड वाला। और इसका जो रहता है ना ये लाई सरफेस पे रहता है, तो इसको हम जल्दी से कुछ भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल वाला जो प्रोटीन रहता है ना उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा यूज़ करना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा काम कराना पड़ता है। तो ये हो गया डिपेंड अपॉन द इजी ऑफ एक्सट्रैक्शन। जैसे कि हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन में पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक्टिव जैसे कि मैं एक्टिव तुरंत भर में मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जल्दी से ना सोडियम और पोटेशियम जो लिपिड का लेयर रहता है या प्रोटीन का लेयर रहता है उसमें से Na+ और पोटेशियम जल्दी से पास हो जाते हैं। ठीक है, आगे चल जाते हैं उसमें से क्रॉस करके दोनों लेयर से। लेकिन पैसिव में क्या होता है, फैसिलिटेट मतलब क्या होता है, मदद करना, डिफ्यूज़न मतलब आगे लेयर में जाने के लिए। तो पोलर हम जानते हैं, पोलर जो रहता है वो बाहर वाला रहता है, तो बाहर वाला जो लेयर रहता है ना उसको अंदर जाने के लिए ना उसको हमारा प्रोटीन मदद करता है। तो बाहर रहता है उसको अंदर जाने में थोड़ा कठिनाई होता है, तो क्योंकि वो अंदर नॉन पोलर भी है, पानी कम है। तो पोलर का जब हेड अंदर जाता है और फिर पूंछ जो बीच में रहता है ना लास्ट में, तो पूंछ को अंदर जाने के लिए लास्ट वाला जो पूंछ रहता है तो उसमें जाने के लिए इसको प्रोटीन आता है, प्रोटीन इसके लिए दरवाज़ा खोल देता है या हाथ पकड़ के अंदर भेज देता है। चलो, तो ये रास्ता बनाता है, इसके लिए हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूज़न। वाटर ऑस्मोसिस होता है यहाँ, मतलब H2O ट्रांसफ़र होता है। और तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन के साथ, मदद कर देता है। और न्यूट्रल मतलब ये डिफ्यूज़न मतलब यहाँ पे जो रहता है ना ये दोनों लेयर में खुद पास हो जाता है अपने से, इसको कोई मदद की ज़रूरत नहीं, अगर मदद करेगा तो फैसिलिटेट आएगा वर्ड। ठीक है,
और यहाँ पे तो हम जान ही गए। यहाँ पे जो रहता है ये डिटेल स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950। 1950 में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम पढ़ाई करके देखे थे कि ऐसा दिखता है सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे जितना भी इंसान का रेड ब्लड सेल होता है ना, वो प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। तो पहला लिपिड मतलब फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, उसी में से हमारा बाहर वाला में ज़्यादा पानी होता है, अंदर में थोड़ा कम पानी होता है। तो उसको पास होने के लिए हमको फैसिलिटेट डिफ्यूज़न करना पड़ता है अंदर जाने के लिए। और एकदम मतलब लेयर को खुद पास हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल डिफ्यूज़न। ठीक है, यहाँ पे 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। किसमें? रेड ब्लड सेल में। यहाँ पे जो प्रोटीन होता है वो इंटीग्रल होता है, इसको तो मैं बता ही दी थी। और क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? क्वासी, अगर हमारा क्वासी का मतलब होता है अगर एकदम से पूरी तरह से एकदम से टाइट होगा, तो एकदम टाइट होगा तब तो वो एकदम सॉलिड की तरह हो जाएगा, पत्थर की तरह, तो मूव कैसे करेगा, है ना, लिपिड। और अगर एकदम ही पतला हो गया पानी की तरह, तो भी एकदम से वो तो बह जाएगा सेल पूरी तरह से। और टाइट हुआ तो सेल मूव ही नहीं कर पाएगा। तो उसको पूरी तरह, तो उसको क्या करना पड़ता है, फ्लूइड, तो उसको ना हमें वो जेली की तरह बनाना पड़ता है। तो यानी ये जेली जैसा गाढ़े शहद की जैसा होता है, वह ठोस और तरल के बीच की स्थिति होती है। तो क्वासी फ्लूइड, ठीक है ना, टाइट है ना एकदम ही गीला है, वो थोड़ा जेली टाइप का है। तो क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड जो रहते हैं, विच एनेबल्स टू लेटरल मूवमेंट करने में मदद करता है, और प्रोटीन का मूवमेंट कराने में मदद करता है। क्वासी फ्लूइड विच इन द लिपिड बाइलेयर फ्लूइडिटी, ये इसमें मदद करता है, मतलब मूव इधर उधर मूव करने में, प्रोटीन निकल कर मूव कर सके, प्रोटीन वो लेयर से निकले, प्रोटीन दाएं बाएं घिसक सके। ठीक है, तो अब फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन विच हेल्प इन, अब इसी का फ्लूइड नेचर, जो फ्लूइड मोसाइक मॉडल जो सिंगर और निकल्सन 1972 में दिए थे, उसका फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्या चीज़ में मदद करता है, ये सेल ग्रोथ में मदद करता है। सेल ग्रोथ में क्या होता है, मेम्ब्रेन का आकार, ग्रोथ मतलब उसका चेहरा बनता है, सेल ग्रोथ, ठीक है, उसका मेम्ब्रेन का चेहरा, मेम्ब्रेन बनता है मतलब लेयर बनता है, वो सेल का डिवीज़न होने लगता है, सेल का डिवीज़न होता है। एंडोसाइटोसिस मतलब बाहर से जो भी खाना अंदर निकलता है, ये जो भी बाहर से खाना आता है ना लेयर से, अगर लिपिड के बाइलेयर से आ रहा है, तो वहाँ से जो खाना आता है वो खा जाता है तुरंत भर में, अंदर खा जाता है। एंडोसाइटोसिस, अंदर जाके बैठ के खा रहा है ये अकेले। और सिक्रीशन का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर जितने भी केमिकल जो रहते हैं ना बाहर छोड़ना, जो भी सेल के अंदर जितने भी लिपिड के अंदर जितने भी हैं हमारे ना, फ्लूइड के अंदर जितने भी केमिकल हैं उसको बाहर निकालने, अंदर से बाहर छोड़ना पड़ता है। और जैसे कि यहाँ लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, इसका मतलब होता है दो सेल को आपस में जोड़ता है। तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, जंक्शन मतलब जोड़ना, तो एक सेल, तो इसको क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ऐसे सेल को जोड़ने का काम करता है, तो ये लंबा ऐसा सेल बन जाता है ना, इसी को बोलते हैं। और सेल वॉल कहाँ होता है, तो सेल वॉल होता है इंसान में, न तो ना इंसान में नहीं मिलेगा ना जानवर में मिलेगा, ये एल्गी में मिलता है। और इसका जो सेल वॉल जो रहता है ना एकदम टाइट होता है, नॉन लिविंग होता है, इसमें कोई सांस वास नहीं लेता, इसमें नॉन लिविंग होता है, रिजिड एकदम टाइट होता है। जैसे कि एल्गी में क्या आता है, मिनरल आता है, मिनरल में क्या आता है, मैनन्स आता है, गैलेक्टन्स आता है, सेल्यूलोस आता है। और बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन आता है। ठीक है, ये एल्गी का पार्ट वाला था। और प्लांट में क्या होता है, सेल्यूलोस होता है, हेमीसेल्यूलोस, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। प्राइमरी वॉल में कैपेबल टू द ग्रोथ सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट्स होता है। डेमिनिस मतलब छोटा जाता है,
छोटा हो जाता है वो सेल मैच्योर जब होता है तो, और सेकेंडरी में फॉर्म इनर साइड ऑफ द सेल टूवर्ड मेम्ब्रेन। मिडिल लैमेला जो रहता है वो चिपकाता है, मतलब सेल को, सेल वॉल को चिपकाने का काम करता है। इट होल्ड द ग्लू डिफरेंट नाइबरिंग सेल टुगेदर, मतलब सेल को आपस में जो पकड़ के रखता है उसको मिडिल लैमेला बोलते हैं। उसका शेप बनाता है, पकड़ता है तो प्रोटेक्ट करता है डैमेज और इन्फेक्शन से। सेल वॉल सेल टू सेल इंटरेक्शन करता है, प्रोवाइड बैरियर टू अनडिजायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल, कुछ ऐसा बड़ा माइक्रोमोलिक्यूल अंदर ना घुस पाए, इसलिए वो मदद करता है। जब हम सेल ऑर्गेनिल्स पढ़ते हैं तो सेल ऑर्गेनिल्स के 3 टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। सिंगल में क्या होता है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रेजेंट में होता है। अगर वो डबल हो गया तो न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और प्लास्टिड होगा। नॉन मेम्ब्रेनस हो गया तो राइबोसोम और सेंट्रियोल होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है कि जो ऐसा ऑर्गेनिल्स जो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का काम करे, जो कोऑर्डिनेट करे। तो कोऑर्डिनेट कौन कौन करता है, ईआर करता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स करता है, लाइसोसोम करता है और वैक्यूल काम करता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर में। और माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि यहाँ पे ना वो खुद अपना डीएनए नहीं बना पाते हैं, तो इसका काम मदद करता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पैराक्सिसोम्स ये खुद अपना डीएनए खुद बना लेते हैं, ठीक है। तो इसको ये कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं ईआर के साथ या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या वैक्यूल के साथ। ये जो लाइसोसोम रहता है ना, ये तो डाइजेशन का काम करता है, खा जाता है। अगर दूसरा से अगर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया अगर इस सेल में चिपक गया ना कहीं भी, तो ये उसको जाके तुरंत से भी खा जाता है। एकदम एसिडिटी पीएच करता है, उसको ख़त्म कर देता है। ऑप्टिमिकली एकदम एक्टिव होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पैकेजिंग ऑफ गोल्गी एपरेटस। यहाँ जैसे कि ये पढ़ते हैं हम लोग ईआर में, जब पढ़ते हैं तो ईआर क्या होता है, सामान इकट्ठा रखता है पहले से जितना इसको ज़रूरत पड़ता है। तो आरईआर और एसईआर करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक वो प्रोटीन बनाता है, एसईआर जो रहता है वो लिपिड बनाता है। तो ये जो लिपिड वाला जो रहता है ना, वो भोजन भेजता है गोल्गी एपरेटस को। गोल्गी एपरेटस, ठीक है, को भेजता है। ये तो खा के पचाने का काम करता है लाइसोसोम, और वैक्यूल जो रहता है वो स्टोरेज भंडारण करता है, ठीक है। एंडो मेम्ब्रेन में क्या आता है, कुछ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के यहाँ क्या होता है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कुछ अंग जो रहते हैं ईआर, जैसे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम या वैक्यूल, ये मिलकर ये एक टीम की तरह काम करते हैं। ये एक टीम की तरह काम करते हैं। इनका जो काम होता है एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का टर्म का हिस्सा, ये माइटोकॉन्ड्रिया के टीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ अपना काम ये खुद करके मतलब वह अपना काम खुद अकेले करता है। क्योंकि यहाँ पे डीएनए खुद बनाता है ये अपना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये खुद अपना डीएनए खुद बनाते हैं। वर्कर्स जैसे कि ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सेल को ट्रांसपोर्ट या सेल का ट्रांसपोर्ट कराता है। सेल में क्या ट्रांसपोर्ट कराता है, जैसे कि लेयर हम लोग पढ़ रहे थे अभी, तो प्रोटीन को कौन लेके जाता है, उसी में से एक आरईआर वाला होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन लेके जाता है। और एसईआर जो रहता है ये लिपिड मतलब प्रोटीन और लिपिड बनाने और उनके भेजने का काम करता है। तो प्रोटीन और लिपिड अगर बोला जाए, प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा है, प्रोटीन और लिपिड कौन बना रहा है, ईआर बना रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भेज भी कौन रहा है, ईआर ही भेजता है, या आरईआर बनाता है, मतलब आरईआर प्रोटीन बनाता है और एसईआर जो रहता है वो लिपिड बनाता है, ठीक है। तो फिर जो गोल्गी एपरेटस में क्या होता है,
गोल्गी एपेरेटस में ऐसा क्या हो रहा है? तो यह सेल का पार्ट पोस्ट ऑफिस है या पैकेजिंग विभाग है। ये पैकेजिंग ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये सामान को पैक करके सही जगह पहुंचाता है। कहाँ कहाँ पहुंचाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, सेल का पावर हाउस में। यह भोजन से ऊर्जा एटीपी बनाता है, जैसे कि फिर लाइसोसोम में भेजता है। लाइसोसोम उसे आत्मघाती जैसे थैली, जैसे कि सुसाइटल बैग का कहते हैं, जिसको कि ये पाचन का काम करता है। ये कचरे को साफ करता है और खराब अंगों को पचा लेता है ना, उसको खा जाता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल अगर आया तो उसको खा जाएगा। राइबोसोम क्या है? ये प्रोटीन फैक्ट्री है और यहाँ प्रोटीन तो बनता ही है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट केवल पौधे में पाया जाता है। यहाँ फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन बनता है। और वैक्यूल यह सेल का स्टोर रूम है, जैसे कि स्टोरेज भंडारण। यहाँ पानी और अपशिष्ट जमा रहते हैं, जैसे कि ट्रोनोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट और नंबर ऑफ एंटोनोप्लास्ट। और यह 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल होता है। कॉमन बात क्या है? ईआर और राइबोसोम समान प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन ये भी बनाता है, ये भी बनाता है, तो इक्वली प्रोटीन बना रहे हैं। क्या हुआ? जो ईआर जो सामान इकट्ठा करता है, ये आर से प्रोटीन बनाता है, ईआर ही, और ईआर एसईआर को देता है लिपिड बनाने को। तो यहाँ पे प्रोटीन लिपिड बन जाता है। फिर प्रोटीन लिपिड को फिर आगे जाके भेजता है गोल्गी एपेरेटस में। गोल्गी एपेरेटस से फिर जाता है लाइसोसोम में, जो कि खा जाता है, उसको चबा जाता है। प्रोकैरियोटिक्स जो कुछ भी आते हैं बाहर से, बैक्टीरिया और वैक्यूल्स जो रहते हैं, वहाँ पे जो भी खाना बना के ये भेजता है उसको रखता है। फिर अगर एनर्जी चाहिए रहता है तो यहीं से एनर्जी ले लेते हैं।